मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये वर्ड आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सुनने को नहीं मिलेगा, बट ऐसे कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाता है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, डेफिनेशन लिखिए, देखिए, इट इज़ द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब जैसे ही डायगोनल एलिमेंट्स की बात आई, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ किसके लिए डिफाइन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम लोग डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर ले हम मान लेते कोई एक्स मैट्रिक्स है, 2 1 3 4, 2 क्रॉस 2 का हमने ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या हो गया, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं 2 और 4, इसका सम कर लीजिए बस, ये ट्रेस हो गया। अब ये हम पहले ही देख चुके हैं कि डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल इसको बोलते हैं और इसका सम ही हो गया ट्रेस। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखो। पहली प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ सब मैट्रिक्स लैम्डा टाइम्स ए। अब लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, कोई नंबर हो सकता है, तो लैम्डा वहाँ से कॉमन आ जाएगा इनटू ट्रेस ऑफ ए। सेकंड प्रॉपर्टी है, कोई दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद में ट्रेस लिया, या फिर हम पहले ही मैट्रिक्स ए और बी का ट्रेस लेके दोनों को ऐड कर लें तो भी आंसर सेम ही आएगा। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। थर्ड है ट्रेस ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स। अच्छा, सेकंड में ये सब मैंने लिखा नहीं है, ऑब्वियसली सेकंड वाली प्रॉपर्टी में ए और बी का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तभी ये जो ए प्लस बी है वो डिफाइन होगा। थर्ड में ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि ए इंटू बी जनरली बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर दो मैट्रिसेस ऐसे हैं कि ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों डिफाइन है, तो दोनों का ट्रेस जो है वो अलग अलग, वो बराबर होगा, ट्रेस में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब किसी को ऐसा लग रहा होगा कि क्या ट्रेस ऑफ ए इंटू बी को हम लोग ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी लिख सकते हैं, क्या ये वाली प्रॉपर्टी होगी? तो नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट नहीं किया है। ठीक है, एग्जांपल देख लो। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं ये है। ठीक है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ओके, अब ट्रेस ऑफ ए बता दो कितना है। ट्रेस ऑफ ए 1 है, ट्रेस ऑफ बी कितना है, वो 2 है, डायगोनल एलिमेंट का सम। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया गया, देखो मल्टीप्लाई करके रो बाई कॉलम, पहला एलिमेंट 0 आएगा, दूसरा भी 0 आएगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी 0 आएगा और सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट भी क्या आएगा, 0। तो ये हो गया ए इंटू बी। अब इसका ट्रेस कितना बना, इसका ट्रेस बन गया 0। तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ आ रही है कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, इसको हम लोग ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, कभी कभी हो भी सकता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, इसलिए इसको प्रॉपर्टी में नहीं लिखा गया है। ठीक है, ट्रेस हो गया। अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, ट्रेस ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 7, व्हाट इज इट्स ऑर्डर। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस अगर 7 है तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। खुद सोचो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, और नॉन डायगोनल सारे ही 0 होते हैं। तो सारे डायगोनल एलिमेंट का सम कितना है, 7 है। इसका मतलब कि 7 बार ऐसे लिखा होगा, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर भी क्या हो गया, 7, या फिर हम बोल सकते हैं 7 क्रॉस 7। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ अ 0 स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा भाई, स्क्वायर भी है 0 भी है, तो स्क्वायर 0 मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो सारे डायगोनल एलिमेंट भी क्या हो गए, 0 हो गए। वो सबको जोड़ेंगे तो आंसर क्या देगा, 0। तो 0 स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस हो गया 0। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है, ट्रेस ऑफ ए भी बताया गया, वो 6 के बराबर है, तो फिर हमसे एक्स का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है,
नॉन डायगोनल एलिमेंट में क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रेस का मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का सम है। तो चलो ऐड कर लिया, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, ये हो गया ट्रेस। कितना गिवन है, 6 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यहाँ से x बराबर आ जाएगा -2 -3। ठीक भैया, क्योंकि इसका फैक्टर हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सही है, ट्रेस हो गया ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये इसके लिए ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ डिफाइन होता है स्क्वायर के लिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए डिफाइन हो जाएगा, है ना। सबसे पहले देखते हैं इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के ऐसा पावर में टी लिखा रहेगा या सिंपली एक डैश बनाया रहेगा, ये इसको डिनोट करने का मेथड है। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे कि n क्रॉस m का कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज m क्रॉस n का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, रिवर्स हो जाएगा। जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगा और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रो बन जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है वो देख लो। ट्रांसपोज का डेफिनेशन से ही ट्रांसपोज कैलकुलेट करना भी समझ आ जाएगा अपने को। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज इट्स ट्रांसपोज। क्या मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक्स लिखा होगा, उसमें कुछ नंबर ऑफ कॉलम होंगे, कुछ नंबर ऑफ रो होंगे। तो अगर रो को कॉलम की जगह पे लिख दिया जाए, कॉलम को रो की जगह पे लिख दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वही ट्रांसपोज कहलाएगा। अब एग्जांपल देखो, बड़ा आसान है। ए मैट्रिक्स 2x3 का लिखा हुआ है हमने। सबसे पहले बता दो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर, क्या वो 3x2 हो जाएगा? बिल्कुल। अब यहाँ पर पहला रो क्या है, 2 1 3, इसको पहला कॉलम बना देना है 2 1 3। दूसरा रो क्या लिखा हुआ है, -1 0 5, इसको हमने दूसरा कॉलम बना देना है -1 0 5। ये हो गया ट्रांसपोज। जो नंबर ऑफ रोज थे, रोज को पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो। पहले में मैंने रो को कॉलम में लिखा, अगर हम उल्टा करें कॉलम को रो में लिखे। अगर ये पहला कॉलम है एक्स पी ए, पहले कॉलम को पहला रो बना दिया, दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दिया और तीसरे कॉलम को तीसरा रो बना दिया। ठीक है, ये भी ठीक है। चाहे तुम रो को कॉलम में लिख लो या कॉलम को रो में लिख लो, एक ही बात है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 था, तो इंटरचेंज होने के बाद भी वो क्या रहा, 3x3 ही रहा। तो ये ट्रांसपोज का मतलब हो गया। ट्रांसपोज में सिर्फ नंबर ऑफ रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो। पहली प्रॉपर्टी है कि 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स जो ओरिजिनल वाला है वही आ जाएगा। सही बात है भाई, एक बार इंटरचेंज किया फिर दूसरी बार इंटरचेंज कर दिया तो जो ओरिजिनल है वो बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी और उनका ऑर्डर ऑब्वियसली सेम है ना, तभी तो एडिशन पॉसिबल होगा। तो या तो हम पहले दोनों का ट्रांसपोज लें फिर ऐड करें, या ऐड करने के बाद में ट्रांसपोज लें, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है, थर्ड है लैम्डा टाइम्स ए का ट्रांसपोज बराबर लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पर लैम्डा इज एनी स्केलर, ये लिख लेना। ठीक है, लैम्डा कोई स्केलर है, मतलब ऐसा कोई नंबर है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था, वैसा कोई स्केलर है। तो इसका ट्रांसपोज किया हमने। अभी लैम्डा तो कोई नंबर है, ट्रांसपोज किसका होता है, मैट्रिक्स का होता है, कोई नंबर का तो होता नहीं है, तो वो बाहर ही चला गया और सिर्फ ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा है, ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब ए इंटू बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने रिवर्सल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, ये बस तुमको याद रखना है ना। जो बाद में लिखा है वो आ जाएगा पहले, बी ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ हमेशा फॉलो करेगा।
और आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इन्वर्स वगैरह पढ़ेंगे, एडजॉइंट या इन्वर्स वगैरह, उसमें देखेंगे जहाँ पर भी ट्रांसपोज इन्वॉल्व होगा रिवर्सल लॉ वहाँ पे फॉलो जरूर होगा। ठीक है, ये हमने 2 मैट्रिक्स के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं बार बार ये लिख नहीं रहा हूँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी मैट्रिक्स इस प्रकार होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, पॉसिबल हो, या इन अदर वर्ड्स दे आर कन्फॉर्मल टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी मान लिया 3 मैट्रिसेस होते हैं अपने पास में ए बी सी, तो इनके ट्रांसपोज में भी रिवर्सल लॉ फॉलो होगा। पीछे से स्टार्ट करेंगे, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। सही है। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है ए प्लस 2b मैट्रिक्स 3x3 का एक मैट्रिक्स है, 2a माइनस बी मैट्रिक्स वो भी 3x3 का मैट्रिक्स है। क्या पूछा गया है, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी बता दो। अब इसका तरीका ये है कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स में 2 इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। दोनों को सॉल्व करके हम लोग ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों अलग अलग सेपरेटली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आ जाएगा तो हमें उसका ट्रेस भी पता लग जाएगा। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। क्या बगैर मैट्रिक्स सॉल्व किए हम लोग ट्रेस पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ इक्वेशन 1 पे, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b बराबर क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ट्रेस ऑफ बी। अच्छा, इसका ट्रेस ये तो दिख ही रहा है, 1 1 और -3 को ऐड कर लो, कितना हो गया -1, तो इक्वल टू हो गया -1। ये पहला इक्वेशन। दूसरे वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी, अगर यहाँ पर वो ट्रेस की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ट्वाइस ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, और इनको जोड़ लो, 2 2 4 और -1 कितना हो गया 3। सही है ना। अब ये 2 इक्वेशन बन गया तुम्हारे पास, ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इनको सॉल्व करके ट्रेस ए और ट्रेस बी दोनों बता सकते हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेना खुद ही। सेकंड क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है कोई 2x2 का, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना। आई माने आई का मतलब मैट्रिक्स में हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर आई का ऑर्डर लिखा रहता है, यहाँ पर कई बार नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर नहीं भी लिखा है तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो ए का ऑर्डर कितना है 2, ए ट्रांसपोज का भी कितना होगा 2, तो ऑब्वियसली दोनों को जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना आएगा 2 ही है। चलो भैया, ए मैट्रिक्स तो दिया है, ए ट्रांसपोज हमने लिखना है, तो सेक थीटा और यहाँ हो गया टेन थीटा। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख दिया। दोनों को ऐड कर लो, ऐड करो भाई दोनों को, 2 सेक थीटा 0 0 2 सेक थीटा, ये हो गया। किसके बराबर दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ से क्या मिला, कंपेयर किया जब हमने, 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया 1/2, मतलब 2 सेक थीटा इक्वल टू 1। देखो ये कंपेयर किया, सेक थीटा बराबर क्या आ गया 1/2। कोई भी थीटा ऐसा पॉसिबल है जिसके लिए सेक थीटा 1/2 आ जाए। सेक थीटा का रेंज होता है 1 से इन्फिनिटी या -∞ से -1। -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है 2x2 का, क्या बताना है, a टू द पावर n डिवाइड बाई n का लिमिट फाइंड आउट करना है जब n किधर की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। ओके, इसका मतलब हमें a का पावर करना पड़ेगा। चलो a का पावर n करना है, पहले हम फिलहाल a स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो a स्क्वायर में ये मल्टीप्लाई करना है, कर लो भैया मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos 2 थीटा। फिर दूसरा आएगा
फर्स्ट और सेकंड कॉलम लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ हो गया माइनस साइन 2 थीटा और इधर हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ये मल्टीप्लाई करके देखना, सही है। ए स्क्वायर किया तो देखो ध्यान से, ए पावर 1 था तो थीटा में यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है सब में, ए पावर 2 है तो यहाँ थीटा में किसका मल्टीप्लाई है 2 का। तो चाहो तो आगे करके देख लो, ऐसे ही मैं तो ऐसे लिख लेता हूँ, इंटरपोलेट कर ले रहा हूँ इसको। ए पावर n जब करेंगे तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, कॉस n थीटा आ जाएगा इधर पे। चलो एक बार क्यूब करके देखते हैं, n जोड़ो, ए क्यूब करके देख लो, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर। एक बार ए लिख लेते हैं, करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो क्या बन गया, कॉस 3 थीटा। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट टू सेकंड कॉलम लेंगे तो कॉस 2 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 थीटा, वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्यूब किया तो यहाँ पे थीटा के मल्टीप्लिकेशन में 3 आने लगा। तो इसी को हम लोग जनरलाइज कर लें अगर, तो ए टू द पावर n क्या हो जाएगा, कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड कॉस n थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि a टू द पावर n को n से डिवाइड करना है, मतलब इसमें मुझे 1/n का मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 1/n का मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट में होगा, तो ये हो गया कॉस n थीटा बाई n साइन n थीटा बाई n माइनस साइन n थीटा बाई n एंड लास्ट वन इज कॉस n थीटा बाई n। इसका लिमिट लेना है n टेंडिंग टूवर्ड्स कहाँ पे, इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखो n इन्फिनिटी को जा रहा है तो कॉस थीटा, ये जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स है कॉस n थीटा साइन n थीटा, इनका वैल्यू तो फाइनाइट ही होगा, -1 और 1 के बीच में है ना। n इन्फिनिटी को जा रहा है, इसका मतलब 1/n जीरो की तरफ जा रहा है, तो 0 इंटू फाइनाइट नंबर क्या होगा, या ऐसे सोच लो कि कोई फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई एनी नंबर दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। ठीक है।